नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में। मैं प्रशंसा हाजिर हूं आपके लिए इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए रंगमंच से पर्दा उठाते हैं और आपको दिखाते हैं इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। शिवराज सरकार की नई शराब नीति ने सियासी कोहराम मचा दिया। नई नीति को जहां सरकार ने ऐतिहासिक बताया, वहीं शराबबंदी को लेकर मुखर रही पूर्व सीएम उमा भारती भी इससे गदगद नजर आई। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिवराज सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे भाजपा का चुनावी स्टंट करार दिया। मुझे पीने का शौक नहीं। शराब पर मचे सियासी घमासान के बीच अवकाश के दिन यानी रविवार को अचानक शिवराज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें शिवराज सरकार ने नई शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया। नई नीति के मुताबिक अब सूबे में सभी बार और अहाते बंद होंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं और धर्म स्थलों से शराब दुकानें 100 मीटर दूरी पर होंगी। दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई है। जो शराब पी के वाहन चलाने वाले थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रावधान और कड़े करने का भी आज तय किया है। इस पर सीएम शिवराज ने कहा कि नशे में होकर कई बार लोग ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है। कई दुष्परिणाम होते हैं। अब शराब पी के कोई निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी, कई बार माँ, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पड़ती है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती थी। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। वहीं प्रदेश में शराबबंदी और सार्वजनिक स्थलों पर शराब की दुकानों को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पूर्व सीएम उमा भारती नई शराब नीति को लेकर गदगद नजर आई। उन्होंने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। ट्वीट कर लिखा कि शराब नीति ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों, खासकर महिलाओं की तरफ से अभिनंदन। वहीं नई शराब नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई शराब नीति का स्वागत किया। कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब नीति को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये कदम महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के 9 करोड़ लोगों के लिए लिया गया है। मैं मानता हूं कि जो नियम शिवराज सिंह जी ने लागू किया, उमा भारती जी ने जो निवेदन किया था, उसे स्वीकार करते हुए ये जनहित में है। शराब एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं, लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना। इधर नई शराब नीति को लेकर विपक्ष ने आरोपों की बौछार कर दी। नई शराब नीति पर सरकार के फैसले को चुनावी स्टंट बताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि देसी विदेशी शराब साथ बेचने से डबल दुकानें हो गई है, ये बस चुनावी स्टंट है। कुल मिला के पुरानी बोतल में नई शराब की जो कहावत है वो है, ये सब कुछ वही है। कुल मिलाकर जो कंपोजिट बेची और जो डबल दुकानें हो गई दुगनी, इस सरकार इसमें केवल अभी चुनावी स्टंट है इनका, बाकी इसमें कोई खास फेरबदल नहीं है। कुल मिलाकर ये नई शराब नीति उस वक्त आई जब शराबबंदी के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती मुखर थी।
हालांकि अब उमा भारती नई शराब नीति के समर्थन में है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गया है। लिहाजा चुनावी साल में एक बार फिर शराब का मुद्दा सियासत के केंद्र में है। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि नई शराब नीति को लेकर सरकार के बढ़ते कदम कितने कारगर साबित होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि मिशन 23 में शराब के मुद्दे की गूंज सूबे में सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे की सियासत पहले ही गरमाई हुई है। उस पर सियासतदानों के बयान सियासी पारी को और चढ़ा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के मदिरा प्रदेश वाले बयान पर सियासत जमकर उबाल मार रही है। भाजपा कमलनाथ पर हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ को यहां की माटी और संस्कारों से लगाव नहीं है। प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है। इतना ही नहीं, राज्य के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। मौजूदा वक्त में सूबे में नई शराब नीति पर सियासी पारा हाई है। भले ही शिवराज सरकार नई शराब नीति का स्वागत कर रही हो, लेकिन विपक्ष नई शराब नीति को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अब कमलनाथ के मदिरा प्रदेश वाले बयान पर सियासत में भूचाल आ गया है। कमलनाथ पर आरोपों की झड़ी सी लग गई है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश की छवि बदलकर मदिरा प्रदेश कर दी है। यहाँ राशन महंगा और शराब सस्ती है। समझते थे मध्य प्रदेश, अब जब हम कहते हैं MP से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है। तो MP का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ, सस्ती शराब, घर घर में शराब, महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। इधर जैसे ही कमलनाथ का बयान क्या आया, बीजेपी मुखर हो गई। बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ पर हमले शुरू कर दिए। सीएम से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का अपमान है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की सरकार घर घर शराब पहुंचाने का काम करने वाली थी, जबकि शिवराज सरकार ने 10 साल में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली। लाइसेंस के नियम को आसान करने की नीति कमलनाथ सरकार ने बनाई। आपने ऑनलाइन शराब बिकेगी, आपकी नीति बनती थी तो ठेकेदारों के लिए बनती थी, दबाव में बनती थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति है नशे को हतोत्साहित करने के लिए, माता, बहन और बेटी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए। आप हमारा विरोध करें लेकिन मध्य प्रदेश का अपमान ना करें। कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो आपके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। आपने प्रदेश का अपमान किया, जनता इसे सहन नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये जो ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए अलग से शॉप बार खोल रहे थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब की। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हों, वो निर्णय सिर्फ शिवराज सरकार कर रही है। ये पहली दफा नहीं है जब कमलनाथ के किसी बयान पर सियासी घमासान मचा हो। इससे पहले भी कमलनाथ के बयान पर सियासी भूचाल आ चुका है। अब एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ हैं। वहीं नाथ के मदिरा प्रदेश वाले बयान को मुद्दा बना रही बीजेपी इसे कहां तक लेकर जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
IND 24। कवि कुमार विश्वास उज्जैन पहुंचे तो राम कथा करने, लेकिन यहां उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लेते हुए अनपढ़ कह दिया। विश्वास यही नहीं रुके, उन्होंने वामपंथियों को भी कुपड़ करार दिया। फिर क्या, विश्वास के बयान पर बिफरी भाजपा ने कुमार विश्वास पर चौतरफा हमला बोलते हुए उन्हें संघ का इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कमान से निकला तीर, जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। ये बात कवि कुमार विश्वास के विवादित बयान पर सटीक बैठ रही है। कुमार विश्वास भले ही राजनीति से दूरी बना चुके हैं, मगर समय समय पर बयानों से सियासत में भूचाल जरूर ला देते हैं। जी हाँ, एक बार फिर कवि कुमार विश्वास सुर्खियों में है। चर्चा की वजह है उनका एक विवादित बयान, जिसने सियासी बहस को गरमा दिया। उज्जैन में राम कथा करने पहुंचे कुमार विश्वास ने एक किस्से का जिक्र कर आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ बताया। विश्वास ने यह बात मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश टटवाल के सामने कही। हालांकि बयान के बाद बवाल मचने पर कवि कुमार विश्वास ने सफाई भी दी, लेकिन वो भी व्यंग्यात्मक अंदाज में। बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं, भाई पढ़ भी लो। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। विश्वास की सफाई आते आते तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर विवादित बयान पर बीजेपी आग बबूला दिखी। कुमार विश्वास पर हमले की बौछार कर नसीहत दे डाली। यही नहीं, उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विश्वास के पोस्टर पर कालिक लगाकर विरोध जताया। संघ के बारे में टिप्पणी करने के पहले उनको संघ को जानना होगा, संघ के विचार को जानना होगा कि संघ किस काम के लिए लगा है। निश्चित रूप से ऐसी हल्की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। आप व्यासपीठ पे बैठे हो, श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हो, वैसे करो। बाकी के बारे में क्या धारणा है आपकी मुझे नहीं मालूम, आपका अनुभव क्या है, लेकिन संघ में तपे हुए और एक से बढ़कर एक अब विद्वान हमारे स्वयंसेवक हैं और अपने राष्ट्र के निर्माण के काम में लगे, उसके बारे में बहुत विचार करके और आपको टिप्पणी करनी चाहिए, मेरी आपको सलाह है। इधर विश्वास के बयान पर कांग्रेस दबी जुबान में ही सही पर हाँ में हाँ मिलाती नजर आई। क्या कुछ कहा आप सुनिए। राम राज्य के लिए जो व्यवस्था चाहिए उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग अपनी पढ़ाई लिखाई और अध्ययन को किस दिशा में ले जाते हैं ये पूरा भारत जानता है, और वो दिशा राम राज्य के तो अनुकूल नहीं है, यह भी सब जानते हैं। ये पहली दफा नहीं जब कवि कुमार विश्वास ने विवादित बयान दिया हो। इसके पहले भी केजरीवाल राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान वे दे चुके हैं। सियासत में विश्वास भले ही सफल नाम ना हो, लेकिन अपने विवादित बयानों से सदा सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन पर दिया ये बयान कहीं न कहीं उनके गले की फांस जरूर बन गया है। भले ही विश्वास ने वीडियो जारी कर सफाई दे दी हो, लेकिन आरएसएस समर्थक इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। वहीं संघ पर दिए इस बोल वचन की गूंज
कहां तक सुनाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पिछली बार की तरह ही वचन पत्र में कई वादे करके सत्ता में आना चाहती है। इस बार कांग्रेस पुरानी पेंशन, किसान कर्ज माफी का दांव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र को बीजेपी झूठा बता रही है, जिस पर सियासत जारी है। देखिए रिपोर्ट। MP में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव से पहले वचन पत्र को लेकर घमासान। भाजपा से पहले वचन पत्र जारी करने की तैयारी में कांग्रेस। वचन पत्र पर कांग्रेस भाजपा में जारी तू मैं। पुरानी पेंशन, किसान कर्ज माफी का दांव छेड़ सकती है कांग्रेस। वचन पत्र पर एक दूसरे से सवाल कर रहे शिवराज और कमलनाथ। विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय ही शेष रह गया है। इससे पहले कांग्रेस वचन पत्र को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज का कहना है कि कांग्रेस अपने वादों पर चलने वाली पार्टी है। जनता से राय लेकर वचन पत्र बना रहे हैं। बहुत जल्दी इसे तैयार कर भाजपा से पहले जारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर चलने वाली पार्टी है। हमारे सर्वाधिक वादे तय हैं, जनता जानती है। पिछले कुछ वादे जो हमें समय न मिलने की वजह से रह गए, उनको भी हमें पूरा करना है। और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो जनता से राय लेकर बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से पहले हम जारी भी कर देंगे। एक और कांग्रेस जहां कमलनाथ को कमिटमेंट वाला नेता बता रही है, तो वहीं भाजपा ने वचन पत्र को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा, कांग्रेस के धोखा पत्र से कुछ नहीं होने वाला। जनता पहले ही धोखा खा चुकी है, इसलिए अब दोबारा नहीं खाने वाली। कांग्रेस के पास खेलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। पूरा प्रदेश कह रहा है कि अपनी तरक्की को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अब कांग्रेस की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। वह काठ की हांडी जिसे हम धोखा पत्र कहते हैं। वचन पत्र तो पहले भी जारी किया आपने जितनी बातें कही सब झूठ निकली। आपने वो चमत्कार किया कि लिख के धोखा दिया मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश का नागरिक जागरूक है, शिक्षित है, वो कांग्रेस की करतूतों को जानता है। वे 1 साल पहले धोखा पत्र जारी करें, 1 महीने पहले जारी करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। जहां वोट शेयर बीजेपी का कांग्रेस से ज्यादा बड़ा था, तो वहीं कांग्रेस की अधिक सीटें बीजेपी से ज्यादा आई थी, जिसके बाद जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन एक बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद सत्ता से जो है कांग्रेस को जाना पड़ा और विपक्ष में एक बार फिर भेजना पड़ा। राजनीतिक पंडितों की माने तो उसी तरह जो है इस बार भी चुनाव काफी नजदीक देखने को मिलेंगे और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ही अपनी जमीन पर काफी पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो वचन पत्र हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो काफी अहम रोल चुनाव में निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बनाम बाहरी कुलपति का मुद्दा फिर से गरमाया, जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी। दरअसल पूरा मामला पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जहां प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस ने तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे राज्य की प्रतिभा के साथ अन्याय बताया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ये पहली दफा नहीं है जब बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गरमाया हो। इससे पहले भी कुलपतियों की नियुक्ति का विवाद सामने आता रहा है। ताजा मामला पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में हुई कुलपति की नियुक्ति को लेकर है। प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला की नियुक्ति पर कांग्रेस ने तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ अन्याय बताया। कांग्रेस इतने में ही नहीं रुकी, आगे कहा कि उइके के कार्यकाल में 5वीं बार बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति हुई। पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की विदाई हुई। जैसे ही वो हवाई अड्डा से उड़ी, वैसे ही राजभवन के द्वारा एक आदेश सर्कुलेट किया गया, जिसमें पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, जो अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ अन्याय हुआ।
अनुसुईया उइके जी के कार्यकाल में यह 5वीं-6वीं नियुक्ति है कुलपति की, जिसमें बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ अन्याय किया गया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन नियुक्तियों के पीछे कहीं न कहीं प्रश्रय देते रही। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नियुक्तियां की गई। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़िया विरोधी चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। इधर कांग्रेस द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद पर कांग्रेस को बात करने का अधिकार नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस नैतिकता खो चुकी है। कांग्रेस ने बाहर के लोगों को राज्यसभा सांसद बनाया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया। छत्तीसगढ़ियावाद पर कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके का वक्तव्य देने का, कोई बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी इस विषय को लेकर के अपनी नैतिकता खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च पद पर जब यहाँ के लोगों को अवसर देने की बारी आई थी, तब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों को उनकी योग्यता नहीं थी क्या, उनकी क्षमता नहीं थी? तब आपने दूसरे प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश को ला करके आपने यहाँ से सांसद बनाकर भेजा, और उसके लिए बाद भी आप ये कहते हो कि हम छत्तीसगढ़िया को प्रमोट करते हैं, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान करते हैं। आपका यही सम्मान है? आपने छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया है। तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा सियासत में छा चुका है, जिसकी रफ्तार कब ढीली पड़ती है ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं आने वाले दिनों में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा क्या रंग लाता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। IND24 के लिए रायपुर से कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की यहां ईडी की कार्रवाई से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरी और ईडी दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय अधिवेशन से जोड़ दिया, तो वहीं सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल खुद मुखर हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस से डरी हुई है, इसलिए सिर्फ टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 20 फरवरी 2023 सोमवार की तड़के सुबह ईडी की 1 दर्जन टीमों ने रायपुर सहित दुर्ग भिलाई के करीब दर्जन भर ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। करीब 1 घंटे में पूरे प्रदेश में ईडी की कार्रवाई ने गहमा गहमी का माहौल बना दिया। धीरे धीरे नाम सामने आए तो पता चला कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के यहाँ ईडी ने छापामार कार्रवाई। कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आने के बाद पूरी पार्टी ईडी के विरोध में उतर आई और ईडी की कार्रवाई को सीधे राष्ट्रीय अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के आरोप से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि कांग्रेस से बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सिर्फ टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब इस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी ईडी, डीआरआई, आईटी इस प्रकार से भेजने के पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कांग्रेस से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसी कारण से लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके पहले कई हिस्सों में कार्रवाई हुई है। ईडी की कार्रवाई में आईएएस ऑफिसर और 9 कारोबारी जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ ईडी ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की, जिसके बाद न्यायालय ने सभी को जेल भेजा। कांग्रेस ने कहा है कि तमाम कार्रवाई के बावजूद राष्ट्रीय महाधिवेशन अच्छे से होगा और उसमें 2023-24 की चुनाव की रूपरेखा तय होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान इसमें आ चुका है। जिनके द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये काम ईडी का नहीं है, प्रताड़ना जैसे काम को, और उन्होंने तो चिट्ठी भी केंद्र को और ईडी के जो भी हायर अथॉरिटीज होते हैं उनको पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हुई छापेमारी के बाद पार्टी एकदम से केंद्र और भाजपा पर हमलावर है, जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज किया। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अपने इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई से भाजपा और केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गई? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही है।
नेताओं पे कार्रवाई हो गया। अब इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहां से आ गई, ये समझ के बाहर है। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कारोबारियों के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ का माहौल फिलहाल गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध जताते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर हमलावर है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही इस तरह की कार्रवाई क्यों, वह सवाल गलत है क्या? IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन सूर्या के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।